दोस्तों, आज पेश है युद्ध जीतूंगा मैं भोकाल की कौम से। ये कवर चित्र है। शुरू करते हैं दोस्तों। हीरे के दौर वाले विकास नगर को जीतने के लिए निकल चुका हूँ मैं। मेरे और विकास नगर के बीच यह दुर्ग सबसे बड़ी अड़चन है। अब इस अड़चन को सदा के लिए समाप्त कर दूंगा। युद्ध जीतूंगा मैं। विकास नगर के उत्तर में स्थित विशाल पर्वत श्रृंखला हमें राजा चार्ली की सेना को सीधा आक्रमण कर देना चाहिए। ऊंची पहाड़ियों पर स्थित यह दुर्ग के लिए जिस अपनी विजय पताका फहराने के लिए राजा चार्ली पूरे जी जान से जुटा हुआ है, यह विचार मस्तिष्क में आया था रण सिंह जी, परंतु फिर यह सोचकर रुक गया कि विकास नगर के चारों तरफ आक्रमण होने के कारण हमारी सेना पूरी तरह बट गई है और यहाँ मुट्ठी भर सैनिक हैं हमारे पास। ऐसे में राजा चार्ली की विशाल सेना के साथ टकराने की बजाय मैंने रणनीति से अपनाई और हमें दुर्ग की सुरक्षा रखना है। यह दुर्ग विजय पाने के चक्कर में अब तक बैठा रहेगा। शीघ्र ही वह अपने सैनिकों को मनोबल टूट जाएगा और वह हार कर वापस लौट जाएंगे। तभी एक सैनिक वहां पहुंचा। राजधानी से संदेश वाहक आपके लिए संदेश लाया है मान्यवर भोकाल, सुनाइए। संदेश पढ़ते ही सैनिक ने भौंचें खिल गई। बधाई हो भोकाल जी, संदेश में लिखा है आप पिता बनने वाले हैं। ऐसा खुश भोकाल झूम उठा। सच क्या? बहुत खुशी की बात है, सचमुच। लेकिन इस सीने में सुलगा वाली बात यह है कि आप एक नहीं तीन बच्चों के पिता बनने वाले हैं। तुरिन जी, रूपसी जी और सोनाली जी, तीनों बच्चे की माताएं बनने वाली हैं। बुरी तरह चौंका भोकाल। क्या रूपसी और सोनाली भी माँ बनने वाली है और वे भी मेरे बच्चे की? भोकाल ने के सैनिक संदेह प्रकट किया और एक ही सांस में उसे पढ़ता चला गया। प्रिय भोकाल, विजय रहो। तुम्हारे जानकर अपार हर्ष होगा। तुम्हारी तीनों पत्नियां तुरीन, रूपसी और सलोनी तुम्हारे बच्चों की मां बनने वाली है। शुभकामनाओं सहित रानी मोनी। आया समझ में। मुझे पति का अधिकार पाने के लिए उन दोनों ने चाल चली है। स्वयं मेरे बच्चे के होने वाली माँ इसलिए प्रकाशित करना चाहती हैं ताकि मैं उन्हें अपनाने पर विवश हो जाऊं। सोनाली और रूपसी और सोनाली कैसे मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हैं? यह क्या रहस्य है? लेकिन जब ये बात तुरीन को पता चलेगी तो वह न जाने मेरे विषय में क्या सोचेगी। मुझे यह पत्र में लिखना चाहिए। संदेश वाहक को वापस भेज दो भोकाल जी। और अभी नहीं, उसे कुछ देर रुको। राजमहल में एक संदेश भिजवाना चाहता हूँ। बहुत अच्छा। भोकाल ने अपने शिविर में पहुंचा और लिखने बैठ गया। मेरे प्राणों प्यारी तुरीन, मुझे इस बात का बेहद खेद है कि मैं तुम्हें बिना बताए तुमसे जुदा होना पड़ा। स्थिति ही ऐसी थी कि राज्य की सुरक्षा का प्रश्न था और दूसरे रानी जी ने तुरंत ही युद्ध स्थल की तरफ रवाना होने का आदेश दिया। खैर, अपनी आंखों से तुम्हें दूर छोड़ आया हूँ, परंतु अभी भी हृदय में सारे समय तुम ही बसी रहती हो। आठों पैर तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ। तुम मुझे शिशु रतन देने
जा रही हो। यह जानकर मैं प्रसन्नता से नाच उठा, लेकिन रूपसी और सुलानी का मामला समझ में नहीं आया। वे दोनों जरूर मुझसे अपना अधिकार पाने के लिए चालें चल रही हैं। तुम उनकी बातों में मत आना भोकाल, उनका तो हो ही नहीं सकता। भोकाल तो तुम्हारा है और तुम्हारा ही रहेगा। चिरदीप विजय प्राप्त कर कर वापस लौटूंगा तुम्हारा भोकाल। देखा देखा, मैं ना कहती थी हमारा भोकाल, ऐसा हो ही नहीं सकता। वे दोनों चुड़ैले तुमसे तुम्हारी भोकाल को छीनने की कोई चाल चली है, इस बात का पुष्टि भोकाल ने इस पत्थर ने कर दी है। ओह भाभी, कैसे बताऊँ आज कितनी शक्ति शांति मिली है मुझे। यह जानकर कि मेरा रोम रोम पुलकित हो उठा है। भोकाल मेरे ऐश्वर्य मेरे, आहा। अचानक ही क्रोध से प्रतिमूर्ति नजर आने लगी तुरीन। रूपसी और सोनाली ने षड्यंत्र रचकर भोकाल को दूर करने का प्रयत्न किया उन्होंने। मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं। ओह, तुरीन को देखते ही झटके तुरीन को देखते ही एक झटके में उठ खड़ी हुई सोलानी और रूपासी मानो सैया एकाक देखते अंगारे में बदल गई हो। यह डायन कहाँ से आई है? ओ तुरीन बहन, आप यहाँ अन्य ही हमारे भाग्य, हमारे धन्य हमारे भाग्य। आइए बैठिए। मैं यहाँ बैठने नहीं, तुम दोनों को धक्के देकर यहाँ से भगाने आई हूँ। ये क्या कह रही हैं आप? क्या बिगाड़ा है हमने आपका? मेरा हंसना खेलना संसार बिगड़ना चाहा तो तुमने मेरे भोकाल से दूर करने के षड्यंत्र रचने वाली हो तुम। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। यह सत्य है तुरीन बहन, हमने कोई षड्यंत्र नहीं रचा। उन्होंने अपनी इच्छा से हमारा अधिकार किया है। आह हाँ, अधिकार। तुम दोनों यह कहोगी कि अधिकार को पाकर तुम दोनों माँ बनने वाली हो। हाँ, सत्य है ये। सत्य क्या है, झूठ क्या है, भोकाल के इस पत्र में मैं अच्छी तरह जान गई हूँ। और रही तुम्हारी माँ बनने की बात, तो इसकी भी जांच अभी हो जाती है। और तुरीन ने एक झटके से राज वैद्य की तरफ पलटी। राज वैद्य जी, कृपया इन दोनों को जांच के बताइए कि यह गर्भवती है या नहीं। और इसी के साथ बिखर पड़ी चुपचाप खड़ी रूपासी। ठहरो, बड़ी देर से बकबक किए जा रही हो। कौन होती है तुम हमें धक्के देकर निकालने वाली और हमारी जांच करवाने वाली? हम भोकाल के बच्चे की माँ बनने वाली हैं या नहीं? वे हमारे पति हैं या नहीं? तुम हमसे नहीं, भोकाल से पूछो। और अधिकार तो तुमने हमारा छीना है। जहरीली नागिन की तरह पुकारी कुंडली मार कर डंक बैठी हो तुम्हारे अधिकार पर। रूपासी, आंखें मत दिखा मुझे, वरना तलवार से अभी निकाल कर तेरे कदमों तले रोंद डालूंगी मैं। रूपासी, तुरीन का हाथ एक पल में घातक किरणें उगलने पाता उससे पहले ही। ठहरो, ये क्या हो रहा है? सुनो तुरीन। सही समय पर आ पहुंचा सुल्तान और रानी मोहनी। उन्होंने बड़ी मुश्किल से तुरीन को और रूपासी को शांत किया। क्या हुआ? तुम इस तरह लड़ क्यों रही हो? मैं आपको बताती हूँ रानी जी। और सोहिनी ने सारी बात बताने लगी, जिसे सुनकर बोली रानी मोहिनी, गलती तुम्हारी है तुरीन, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। विकासनगर की रीति की प्रथा के अनुसार दोनों तुम्हारी हैं और भोकाल की पत्नी है। इस बात को हम और सारा समाज मानता है। और फिर इनके गर्भ में पलने वाले भोकाल के शिशु, यह भी प्रमाणित हो जाता है कि भोकाल भी इनके अपनी पत्नी मानता है। बहुत दिनों से भोकाल को इनके कक्षों में आते जाते देखा है। यह सत्य नहीं है रानी जी, यह दोनों कोई षड्यंत्र है। इस बात की पुष्टि युद्ध स्थल इस
बात की पुष्टि युद्ध स्थल से भेजा भोकाल का यह पत्र करता है। हमें ये तो नहीं जानते भोकाल ने ऐसा पत्र क्यों लिखा, किंतु यह जरूर जानते हैं कि रूपासी और सोनाली हर तरह से भोकाल की पत्नियां हैं और तुम शांति से रहो। भोकाल वापस लौटने पर ही पता आगे बात होगी। और जबड़े बिछ गए सुल्तान के। ठीक है, ठीक ठीक कहा। बस रानी जी, बस कुछ मत कहिए। अब तो भोकाल के वापस लौटने पर ही बात होगी, उससे पहले हरगिज नहीं। आओ बहन। टी 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 टी। और सभी को हाथ पर छोड़कर सुल्तान तुरीन के साथ बाहर निकल गया। और रानी मोहिनी, ओ सुल्तान ने हमारी बातों की दलीलों को गलत अर्थ निकाला लिया। यह सूचना तुरंत भोकाल को पहुंचानी चाहिए। और इधर राजधानी में चलते गृह युद्ध में और बेखबर भोकाल यहाँ सीमा युद्ध में व्यस्त था। क्या बात है। राज्य की अन्य सीमाओं पर तैनात सेना का संदेश। सेनापति प्रवीण सिंह और प्रताप सिंह के राज्य ने रेगिस्तानी की छोर आगे बढ़ती राजा गुडाला की सेना का दांत अपनी बहादुरी से इकट्ठे कर दिए। जंगल की तरफ सीमाओं पर बलवान सिंह ने अशोकपाल ने के सहयोगियों की सैनिकों ने शत्रु राजा निर्भव की सेना को कहर बरपा दिया और अपने मजबूत जहाज़ों, बेड़ों और अपनी अद्भुत तीरों के प्रकोप से शत्रु सम्राट गर्जना सिंह के सेना के चक्के छुड़ाए और सेना नायक तीरबाज और उसकी टुकड़ी ने। और यहाँ हम डटे हुए हैं। ईश्वर का लाख लाख शुक्र है कि इस राज्य की सभी सीमाएं सुरक्षित हैं। तभी ओह, ये पहाड़ी कंपन कैसा? ओह, ये तो भूचाल सा झटका लगा है। नहीं भोकाल जी, नहीं। पहाड़ी को यह झटका भूचाल के कारण नहीं, शत्रुओं के कारण लगा। क्या मतलब? आइए मेरे साथ, अपनी आंखों से देखिए। और भोकाल भागा। और जब वे पहाड़ी पर लगे झटके के कारण मालूम हुआ तो उनकी आंखों में आश्चर्य से फैलती चली गई। ओह ओह, धड़ाक। हाँ हाँ, विजय के रास्ते में सबसे अड़चन यह दुर्ग है। इसे नष्ट होकर रहेगा। शाबाश। जोर से पहाड़ी और ऊपर शान से खड़ा दुर्ग को झटकों को ज़्यादा देर तक नहीं सह पाएगा और दुर्ग के साथ नष्ट होकर रह जाएंगे उसमें मौजूद शत्रु। और अपने झटके दुर्ग के साथ साथ मौजूद समस्त सैनिक अशिष्ट हिला दिया। ओह, भीषण झटके की वजह से दुर्ग की दीवारें गिरने लगी हैं। भोकाल, इस दुर्ग में के सिवाय यहाँ बचने के लिए कोई स्थान नहीं है। भोकाल जी, शीघ्र कुछ कीजिए, वरना यह दुर्ग को मलबे के नीचे दब कर मर जाएंगे। भोकाल को ज़्यादा सोचने समझने का समय नहीं गंवाया। अब जब सिर पर मृत्यु आ गई है तो शत्रुओं के साथ लेकर ही मरेंगे। और तुरंत ही दुर्ग को छोड़कर नीचे पहुंचो। और भोकाल के आदेश पर सैनिक में भगदड़ सी मच गई। सावधान साथियों, नीचे शत्रु हमारी ताक में खड़ा है, मिलेगा। प्राण बचाने के चक्कर में शत्रु से प्राण लेना मत भूलना। नीचे शत्रु नीचे आ रहा है, तैयार हो जाओ।
और आक्रमण। उधर भोकाल भी चीखा, आक्रमण, शत्रुओं की लाशें से पाट दो यह भूमि को। फिर दूसरे ही क्षण मानो सारा वातावरण तलवारों की झनकारों से, सैनिकों की चीखों से गूंज उठा। आ आ आ आ। और भोकाल के साथी सैनिक राजा चार्ली की सेना के मुकाबले में मुट्ठी भर जरूर थे, लेकिन हर सैनिक मातृभूमि की रक्षा के लिए अपनी जान हथेली पर रखकर आया था, और अपने मातृभूमि अपनी जान से ज़्यादा प्यारी थी उन्हें। और यही कारण था कि उनके हाथ में थमी तलवार शत्रुओं की मौत बरसा रही थी और उनके भाले कहर बरपा रहे थे। उधर से भोकाल की सी दाढ़ मानो उसमें नई शक्ति का जोश संचार कर रहा था। सभा साथियों, शरीर का अंग अंग काट कर भाले के भले ही नीचे गिर जाए, पर मातृभूमि का सम्मान में आंच नहीं आनी चाहिए। और राजा चार्ली की सेना का बुरा हाल था, जिसे देखकर ज्वालामुखी सा दाढ़ उठा। बस बहुत हो गया, अब चींटी की तरह मसल जानी चाहिए शत्रु की सेना। इस काम के लिए अंजाम देंगे ये मदमस्त हाथी। चिंगाड़, आ आ, ई फच फच। इस हाथी का पूरा शरीर लोहे के कवचों से ढका हुआ है, इस पर हमारे किसी अस्त्र का प्रभाव नहीं होगा। इसे बचो मदमस्त हाथी से। और साक्षात यम का अवतार लगने लगा मदमस्त हाथी। और विकासनगर की सेना में खलबली मचा दी। तो चीखा भोकाल, ठहरो, रुको, मैदान छोड़कर भागने की मत सोचो, लड़ो, मैं कहता हूँ लड़ो। क्षमा करें भोकाल जी, 10 मनुष्यों से लड़ सकते हैं, मगर एक मदमस्त हाथी से नहीं। ओह, सैनिकों का मनोबल टूटता जा रहा है। ऐसे में अगर मैंने तुरंत ही हाथी को रोकने का उपाय न सोचा तो पराजय निश्चित है। और दूसरे क्षण मौत का पंजा लड़ाने भाग खड़ा हुआ भोकाल, और खड़ा हुआ मदमस्त हाथी के सामने। बहुत हो गया गजराज, अब तुम्हें शांत होना होगा। और इसी के साथ राजा चार्ली ठाका गूंज उठा। हा हा, भोकाल, महाबली भोकाल मदमस्त हाथी से भिड़ गया। देखो कितना महाबली है भोकाल, हा हा हा। यह हाथी 50 मन का है, ऊपर से इतना ही भारी इसका कवच है। महाबली जरूर था भोकाल, लेकिन उसका सामना बलशाली प्राणी से हो रहा था। ऊपर से वो अपने प्राणी सुरा का नशे में पूरी तरह मदमस्त था। परिणाम स्वरूप हाथी ने उसे दूर उछाल फेंका भोकाल को। और अब गया तू भोकाल, हाथी के पैरों के नीचे दबकर अब तेरा कचुम्बर निकले। लेकिन वैसा ना हुआ। हाथी के पैर अपने और डाल के बीच में रोक लिए भोकाल ने। हा हा हा, अब देख कब तक बचेगा। यह हाथी जबरदस्त शक्ति लगा रहा है, ऊपर से इसका असमान वजन इसके ज़्यादा देर अपने आप को नहीं बचा पाएगा। इसे समाप्त करना होगा। और इसके लिए इसका पेट एकदम नीचे लोहे का कवच ढका हुआ नहीं है, लेकिन इसके पेट के ऊपर तलवार चीरने के लिए मुझे बेहद फुर्ती और सावधानी से काम करना होगा, क्योंकि मेरी जरा सी चूक काल की गाल में ले जा सकती है। लेकिन अगले ही क्षण, ओह, भोकाल ने यह क्या किया। हाथी के पांव को छोड़कर उसके पेट की तरफ कलाबाजी खा गई। अब भोकाल का बचना नामुमकिन है।
क्योंकि इस समय हाथी के चारों पैरों के बीच में हाथी कोई न कोई पाँव उस पर पड़े ही पड़े। और भोकाल की मृत्यु देखने को खुली और स्वतंत्र आंखों को दिखाई दिया भोकाल की पूर्ति का असाधारण नमूना। पूरी तलवार हाथी को पेट को घुसेड़ दी और भोकाल उसे चीरता चला गया। और ऐसा करने से भोकाल ने एक पल के 100वें हिस्से भी नहीं गंवाया था। और वो ऐसा करता भी क्यों ना, ये बात अच्छी तरह जानता था। अगर उसने समय गंवाया तो हाथी भारी भरकम शरीर के नीचे दब गया होता हुआ। महाबली भोकाल जिंदाबाद। और भोकाल के इस कारनामे से जहाँ विकास नगर के सेना में खुशी की लहर दौड़ गई, वहीं राजा चार्ली की क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। ऐसे महाबलियों का राजा चार्ली अपनी जूतियों पर रखता है। हाथी को पराजित करने तो क्या होगा। पराजित कर सके तो बात बने, मुझे पराजित कर सके तो बात बने। आजा चार्ली, अब तेरा सामना, यह अरमान भी पूरे कर देता हूँ। और कुछ देर बाद तुम जैसे बालक जब मौत आती है तो वह चार्ली की तरफ भागता है। भोकाल, यह तेरी भूल है चार्ली। और भोकाल उसका पछतावा करने के लिए अवसर नहीं देगा। और घोड़े की ऐड लगाते हुए गर्दा चार्ली, किसने टकरा कर भूल की है, यह अभी पता चल जाएगा। उधर भोकाल ने अपने घोड़े को ऐड लगाई। अगले ही क्षण दोनों शक्तिशाली तलवारें टकराई और एक ऐसी आवाज़ मानो आकाश में कहीं बिजलियां चमकी हों। दोनों सेनाएं के सैनिक सांस रोके उस टकराव को देख रहे थे। उनके चेहरे के भाव बता रहे थे कि इस टकराव का विजेता होगा वही युद्ध का विजेता कहलाएगा। और इस बार फिर दोनों महाबलियों के घोड़े एक दूसरे की तरफ दौड़ रहे थे। और अगले ही पल, हा देखा भोकाल, ये गया तेरा घोड़ा। और जमीन पर कलाबाजियां खाता नजर आ रहा था भोकाल का घोड़ा। इसी के साथ भोकाल के साथी के कलेजे धड़क उठे। उफ, भोकाल जी के घोड़े गिर गए। अब उनके घोड़े पर सवार राजा चार्ली का मुकाबला कर सकते हैं या नहीं पता नहीं, फिलहाल तो देखो। राजा चार्ली अपने घोड़े का तूफान की गति से भगाता हुआ भोकाल की तरफ ला रहा था। अब घोड़े की तरफ तू भी जमीन पर तड़पता नजर आएगा भोकाल। घोड़े पर बैठकर बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है चार्ली, इसलिए सबसे पहले तुझे घोड़े से ही नीचे उतारना होगा। और भारी लोहा कवच होने के कारण गिरते ही राजा चार्ली हैरान कर देने वाली फुर्ती से खड़ा हुआ। बहुत को भोकाल, लेकिन इस तरह क्या है तू, और अपनी मृत्यु से बच से जाएगा। राजा चार्ली ने उस परिवार को बचाया कर। और भोकाल ने अपनी तलवार को उसके पेट में घुसेड़नी चाहिए। ओह, लोहे का कवच भूल गया था। और यह कवच चार्ली के शरीर पर इसका बाल विवाह का नहीं कर पाऊंगा। और चार्ली के उस प्रहार ने बुरी तरह जख्मी हुआ भोकाल, मानो अपनी संतुलन खो बैठा। इस तलवार में बसी ज्वाला शक्ति है। दोस्त, लो कवच तो क्या मोम की भांति पिघला कर रख देगी। हा भोकाल, ऐसा महाबली है रे तू। अपनी जान पर जरा सी संकट देखा तो युद्ध में के सभी नियम ताक पर रख दिए, दिव्य शक्तियों का इस्तेमाल करने में जुट गया। मिट्टी का शेर निकला तू। हा ओह, ये क्रोध में आकर मैंने सचमुच ऐसा कार्य कर दिया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। लेकिन अभी तक भी तू तो युद्ध क्षेत्र के नियमों के कारण अपनी दिव्य शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर रहा था। भोकाल ने अपनी भूल का एहसास हो चुका था
और कुछ क्षण के लिए अपना आपा खो दिया था चार्ली, लेकिन अब मैं संभल चुका हूँ और अब तो अब मैं तब ही अब मैं तब ही रुकूंगा जब तुझे हराकर अपनी मावली साबित कर दूंगा। और अपना वार करके भोकाल अभी संभला भी नहीं पाया था कि तभी भोकाल के हाथ से उसकी तलवार निकल गई। अब राजा चार्ली के सामने नहीं था भोकाल। हाँ भोकाल, अब मेरे रूप में तुझे मृत्यु तेरे सिर पर खड़ी है। अगला क्षण तेरे जीवन का अंतिम क्षण होगा। और भोकाल की जीवन लीला समाप्त करने के लिए उठी चार्ली की तलवार और नीचे ना आ सकी, क्योंकि इससे पहले ही वह खुद को ऊपर उठाता चला गया। और एक क्षण बाद ही स्थिति उसे देखकर स्वयं राजा चार्ली की आंखें फट गई और फटने पर उतारू हो गई थी। 8 मन का मेरा शरीर और 4 मन का लोह का कवच, इतना वजन इसे उठा लिया जैसा तिनका उठा लिया हो, लेकिन अब ये मेरा करेगा क्या। उतड़ाक और चट्टान से टकराने के बाद अज्ञात राजा चार्ली को पहुंचा। उसका भारी कवच लोहे का उसे बचा ना पाया और फलस्वरूप ये अपनी चेतना खो बैठा है। बंदी बना लो इसे। और राजा चार्ली की सेना मानो सोते से जागी। उन्हें महाराज को बंदी बना लिया आक्रमण। और एक बार फिर दोनों सेनाओं में आक्रमण आमने सामने थी, लेकिन राजा चार्ली के बिना नेत्रोत्तर सेना विकासनगर के नए हौसले पर भारी सेना से ज़्यादा देर सामना न कर सकी। हम विजयी हुई, प्रणाम। और सभी सैनिकों के साथ साथ भोकाल के चेहरे पर भी विजय की तेज स्पष्ट नजर आ रहा था। समाप्त दोस्तों।